जो भी, ये नहीं है कि आपको ट्रैवलिंग का शौक नहीं है तो आप ट्रैवलिंग करो, जो भी आपको ग्रेटेस्ट विराट और सचिन, वो लाइन और लेंथ मेंटेन करना, वो स्विंग, वो लेट स्विंग, क्योंकि हम एक मशीन है। मीटिंग्स होती थी, सारी अपोजिशन प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करती थी किस तरह सचिन को आउट किया जाए। मैं भी फ़ैन हूँ, बड़ा मज़ा आता है जब इंडिया के लिए परफॉर्म करता है, जिताता है मैच। जब मैं पहाड़ पे होता हूँ या ट्रैवलिंग कर रहा होता हूँ, उस दौरान ही मुझे लगता है कि मैं भी एक इंसान हूँ। उस ज़माने में एक ही बॉल से पूरा मैच खेला जाता था, वनडे भी। आज दोनों एंड से अलग अलग बॉल होती है, तो बॉल सुना जाए। जब आए थे मैदान पे 117 के आसपास डेसिबल लेवल्स, लेकिन 121 की ये गूंज से वानखेड़े से नहीं, ये 1989 से लेके 2023 तक 34 तरीके से वो आया है, इतना आसान नहीं था। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। कल का सेमीफाइनल देखा होगा आपने, व्हाट ए गेम, क्या सेमीफाइनल था यार। भारत ने इसको उनको ज़बरदस्त हार दी है। 398 रन बना के भी मैच इतना कांटे का रहा है कि एक टाइम पे, एक वक्त पे तो बिल्कुल लगने लगा था कि न्यूजीलैंड टक्कर दे रही है इंडिया को और हो सकता है कि हम मैच हार ना जाए। बट इन दी एंड यार, ये शामी के बारे में क्या बोले, आउटस्टैंडिंग बॉलर है। मुझे तो ये लगता है कि शायद एक ज़माने में ग्लेन मैकग्रा की जो लाइन और लेंथ थी, मैकग्रा की जो लाइन और लेंथ थी, वही उस तरह की लाइन और लेंथ शामी की भी है। इंटिमिडेटिंग, ऐसा लग रहा है इंटिमिडेटिंग बॉलर, बैट्समैन के अंदर खौफ भर देने वाला लग रहा है मोहम्मद शामी। कमाल कर दिया वाकई में। बॉलिंग, शानदार बॉलिंग, भारत को एक तरह से मैच में वापस लेके आया है। एक वक्त पे बिल्कुल ऐसा लगने लगा था कि मैच हमारे हाथ से गया है। विराट कोहली की बात कर लेते हैं। विराट कोहली ज़बरदस्त अगेन। अपनी धूप में मगन, अपने आप से कहीं आगे रहे हैं इस सफर में। I mean, it's for all this for me feels like a dream, honestly. Just glad that everything came together so nicely, and we put a great total on the board as well. How does Virat Kohli keep that consistency going? Well, again, as I said a lot of times before, for me the most important thing is to make my team win. All of them और जब बात करते हैं इस लक्ष्य की, हमारे बहुत उनको सचिन के 50 शतक को पार करके 50वां शतक बना लिया। वर्ल्ड रिकॉर्ड वनडे इंटरनेशनल मैचों में 50 सेंचुरीज, विश्व का पहला बल्लेबाज है। सचिन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। फिर दोबारा से वही फेसबुक, सब जगह ये बहस चालू हो जाएगी, हु इज़ द ग्रेटेस्ट, विराट और सचिन। I'm super proud of him. I still remember the first day when he got into the Indian dressing room. I'm really proud. इस पर भी बात करेंगे। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर दूंगा। सचिन और विराट कौन ग्रेट है। great man just congratulated me. I mean, it's there for all this. वैसे तो दो काल खंडों में अलग अलग इरा में खेलने वाले बैट्समैन की तुलना होनी ही नहीं चाहिए, वो हो सकती भी नहीं है, क्योंकि वो बॉलर्स अलग, वो पिचेस अलग, राजनीतिक पॉलिटिकल सिनेरियो अलग, प्लेयर्स का जो माइंडसेट होता है वो भी उस ज़माने में अलग था, आज अलग है। T20 के आने के बाद से एक फ़र्क आ गया है बैटिंग अप्रोच में, बल्ले बदल गए हैं। सचिन के ज़माने में आप अगर कंपेयर ही करना चाहते हैं तो फिर कंपेयर, आज 2 बॉल से मैच होता है, उस ज़माने में एक ही बॉल से पूरा मैच खेला जाता था, वनडे भी। आज दोनों एंड से अलग अलग बॉल नहीं हो पाती है। पुरानी होने के बाद पहले रिवर्स स्विंग कम्स इनटू प्ले, लेकिन आज वो नहीं होता। आज तो रिवर्स स्विंग कराने वाले ही है, रिवर्स स्विंग कराने वाले मुझे कोई दिखाई देता नहीं है। उस ज़माने में नई बॉल को भी खेलना पड़ता था, उसके बाद जब पुरानी होती थी उससे भी रिवर्स स्विंग कराते थे। वसीम अकरम, वक़ार यूनिस, ये सब रिवर्स के शहंशाह थे, रिवर्स स्विंग के। तो नई बॉल से भी स्विंग कराते थे और फिर थोड़ी पुरानी होने के बाद इस ढंग से बॉल को मेंटेन किया करते थे वो लोग कि रिवर्स स्विंग उसका फेस करना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता, क्योंकि उल्टी स्विंग करती थी। बहुत डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया है बॉलिंग में, बॉलिंग स्टैंडर्ड्स में। वनडे मैचों ने बॉलिंग को तो ख़त्म ही कर दिया है। ऐसे में बड़ा अच्छा लगता है अगर कोई शामी, कोई बुमराह, इस तरह के बॉलर्स आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छी बात भी है, क्योंकि वनडे तो बैट्समैनों का गेम है, उसमें जब कोई बॉलर शाइन करता है तो मज़ा आता है। हाँ, तो बात चल रही सचिन और कोहली की। देखो, कोहली बहुत ग्रेट है, बहुत ज़बरदस्त बैट्समैन है, ज़बरदस्त। मैं खुद उसका फ़ैन हूँ, फॉलोअर हूँ, क्यों नहीं होऊंगा। जिसने इंडिया के लिए इतने नाम किया है, इतने मैचेस जिताए हैं, कौन फ़ैन नहीं होगा उसका, सब फ़ैन है। मैं भी फ़ैन हूँ, बड़ा मज़ा आता है जब इंडिया के लिए परफॉर्म करता है, जिताता है मैच। लेकिन दो लोगों की तुलना करना
फिर वही आती है बात कि दो लोगों की तुलना, दो अलग अलग इरा में खेलने वाले लोगों की। उस ज़माने की बॉलिंग, मैग्रा का याद कीजिए आप, ऑस्ट्रेलियन मैग्रा, याद कीजिए शेन वॉर्न, वो स्पिनर है क्या आज? सकलेन की दूसरा, वो दूसरा वाली बॉल ही उन्होंने ईजाद की थी, आज तो नहीं है। उस तरह के स्पिनर भी नहीं है। मथैया मुरलीधरन, जिसके लिए कहते थे कि कांच पे भी अगर दे दो, कांच का सरफेस, उस पर भी स्पिन करा देगा, तो फ़र्क तो है। वो बॉलिंग, कॉर्टनी वॉल्श, सुनील गावस्कर के टाइम में मैल्कम मार्शल, माइकल होल्डिंग, जेल गार्नर, एंडी रॉबर्ट्स, डेनिस लिली, जेफ थॉमसन, ये सब हुआ करते थे। तो सुनील और सचिन का भी मुकाबला नहीं हो सकता। सुनील गावस्कर मेरी नज़र में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, शायद ग्रेटेस्ट ही है, क्योंकि शेयर जिस तरह की बॉलिंग उन्होंने फेस की है, अगर सिर्फ उसी को देख लिया जाए, जिस तरह की बॉलिंग सुनील गावस्कर ने फेस की है, अगर उसी को ध्यान में रख लिया जाए, तो सुनील से बड़ा कोई बल्लेबाज मुझे तो नज़र नहीं आता। या जैसी फास्ट बॉलिंग और फिर जैसा स्कोर उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के उन फास्ट बॉलर्स के खिलाफ किया, कौन है और कर सकता है कोई? हिस्ट्री उठा के देख लीजिए आप। सुनील गावस्कर के समकालीन एक बैट्समैन थे, जेफरी बायकाट, इंग्लैंड के लिए ओपनिंग किया करते थे। उनको इंग्लैंड ने सर की उपाधि दी। इन दोनों को कंपेयर करो तो जेफरी बायकाट कहीं नहीं ठहरते सुनील गावस्कर के सामने। उन्होंने उसे सर की उपाधि दे दी, हमारे गावस्कर को नहीं दी। तो क्या हमारे पास कुछ नहीं उन्हें देने के लिए? हमारे पास इतने भारत रत्न क्यों नहीं देते हम उनको? देने चाहिए ना, गवर्नमेंट को सुनना चाहिए। आप लोग भी सब फेसबुक पे कैंपेन चला दो, सुनील गावस्कर को भारत रत्न कुछ भी दिया जाए, भारत रत्न दे। सबसे बड़ी बात तो यह है, उन्होंने कई बार ये जिक्र किया है कि उस फास्ट बॉलिंग को, उस वेस्ट इंडियन पेस अटैक को खेलने जब जाना होता था तो 1-2 घंटे पहले ही पेट में दर्द स्टार्ट हो जाता था। सुनील ने खुद ही कहा है कई मौक़ों पे बात। तो गावस्कर था। फिर सचिन तेंदुलकर आए। सचिन तेंदुलकर शायद हर तरह से कंप्लीट बैट्समैन थे, स्पिन, पेस अटैक, हर तरह की बॉलिंग के खिलाफ और कंप्लीट। गावस्कर एक तरह से डिफेंसिव प्लेयर थे, सचिन तेंदुलकर बॉलिंग को डेसिमेट करने वाले, यानी बॉलिंग को डिस्ट्रॉय करने वाले बैट्समैन के तौर पे आए सामने। जिस भी अटैक का सामना किया उन्होंने उसे बखूबी, बहुत अच्छी तरह से उसको फेस किया और डिस्ट्रॉय कर दिया। सचिन के लिए टीम मीटिंग्स होती थी, सारी अपोजिशन प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करती थी किस तरह सचिन को आउट किया। मीटिंग्स का सबसे पहला मुद्दा ये होता था कि सचिन को किस तरह से आउट करना है। तो ये सब है। ये सब कहने के पीछे ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि विराट कोहली किसी भी तरह से कम है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं खुद भी विराट कोहली का फ़ैन हूँ। विराट कोहली खुद किसका फ़ैन है आप बताइए? विराट कोहली खुद सचिन का फ़ैन है। उसको देख के, सचिन को देख के उसने खेलना स्टार्ट किया, है ना। तो वही बात, दोनों को कंपेयर करना नहीं, ये सही नहीं है। फेसबुक पे आने लगेगा कल से, वैसे पहले भी आता है, अब और आने लगेगा जब से उसने सचिन का रिकॉर्ड तोड़ा है तब से। और फिर आज भी वनडे में भी सचिन के 11 रन हैं। टेस्ट मैचेस की सेंचुरी की अगर बात, असली क्रिकेट तो टेस्ट क्रिकेट है, जहाँ पे बैट्समैन के गट्स का, स्टेमिना का, टेक्निक का, डिफेंस का, अटैक का एक पैमाना होता है, वो टेस्ट क्रिकेट है। तो टेस्ट क्रिकेट में आप देख लीजिए अभी भी कितनी होंगी विराट कोहली की सेंचुरी, याद नहीं है, शायद 30 से नीचे, 29 है शायद, समथिंग लाइक। हालांकि मैं पूरी तरह श्योर नहीं हूँ। टेस्ट क्रिकेट में 51 सेंचुरी है सचिन तेंदुलकर की। उस अटैक के सामने जिसमें मैग्रा जैसी लाइन लेंथ का बॉलर अभी भी कोई नहीं है। और अगर शामी की लाइन लेंथ अच्छी लगी, अभी ये वनडे में देख रहे 2-4 मैचेस में हमने देखा है, एक पूरे कैरियर के दौरान वो लाइन और लेंथ मेंटेन करना, वो स्विंग, वो लेट स्विंग, यार वो सब फिर वही बात आ जाती है कंपेयर करने वाली। बट इस बात को हर कोई एक्सेप्ट करेगा, वो अटैक्स अब नहीं है जो पहले गावस्कर के टाइम में थे, फिर जो सचिन के टाइम में थे और जो अब है। डिटेरियोरेट यानी स्टैंडर्ड डाउन होता गया है। फिर शेन वॉर्न जैसा स्पिनर शायद विश्व इतिहास में, पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में शेन वॉर्न जैसा स्पिनर तो आया ही नहीं कोई। फिर सकलेन मुश्ताक जो दूसरा इजाद की उन्होंने, मथैया मुरलीधरन, ये सब वर्ल्ड क्लास बॉलर्स थे जो सचिन के टाइम पे अपनी पीक पे थे। आपको याद होगा शेन वॉर्न को किस तरह से सचिन ने खेला था। तो ये बात है, बहुत खुश हूँ, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल इंडिया जीत गया है। और 1 दिवसीय शतक हमने देखा था अपनी आंखों से उस सेमीफाइनल में।
सचिन तेंदुलकर को देख के क्रिकेट खेलना शुरू हुआ होगा। उन्हीं का रिकॉर्ड तोड़ा ना से वानखेड़े को, ना से पूरे भारत को तालियों की गूंज और गड़गड़ाहट के बीच वापस जाते हुए। अब फाइनल है संडे को। इस बार तो लग रहा है हमारे हाथ में है, मतलब बेस्ट चांस है ये हमारा। थर्ड टाइम हमें विश्व कप जीतने का थर्ड मौका और बड़ा गोल्डन चांस है। जो फॉर्म है इस वक्त इंडिया की, बेस्ट चांस है हमारा। कपिल देव ने जो वर्ल्ड कप जिताया था उसके बाद एक अलग ही इंडिया में इफोरिया क्रिकेट का मतलब क्रेज़ जो है अपने टॉप लेवल पे पहुंच गया था। यानी कपिल देव जिम्मेदार है। सारा जो क्रेज़ है वर्ल्ड का, खुद मैं तब से ही क्रिकेट के पीछे दीवानापन जो हो गया था। मेरे जैसे लाखों लोग हिंदुस्तान में कपिल देव का जिम्मेवार है इन सब चीज़ों के लिए। किया वर्ल्ड कप विनिंग जो की उन्होंने भारत को, कोई सोच भी नहीं सकता था हम वर्ल्ड कप जीत के आएंगे। जीत सकते हैं हम, वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। तो 83 में कपिल ने वर्ल्ड कप जिताया। धोनी साहब ने बाद में, महेंद्र सिंह धोनी, अनदर ग्रेट फिनिशर ऑफ द गेम, उन्होंने भी फिर वर्ल्ड कप जिताया। और ये थर्ड टाइम हमारे पास गोल्डन चांस है ये वर्ल्ड कप जीतने का। इंतजार है मुझे संडे के मैच का, सभी को है, आप सभी को भी होगा। तो पहली बार दिल खोल के आपसे बात कर रहा हूँ। सोचा था वर्ल्ड कप के बारे में बात करेंगे, मैचेस के बारे में बात करेंगे। ये कंपैरिजन आ गया बीच में कोहली और सचिन का, चल भी रहा है, रात से ही स्टार्ट हो गया है और उससे पहले से स्टार्ट है ये तो। कौन ग्रेट, सचिन ग्रेट या विराट कोहली ग्रेट? खुद डॉन ब्रैडमैन ने, क्रिकेट का जो बिग डैडी है डॉन ब्रैडमैन, जिनसे बड़ा बैट्समैन नहीं हुआ। फिर वही बात, उनके टाइम का अटैक अलग था, गिनी चुनी 2-3 पिचों पे वो खेलते थे। सचिन हैज़ प्लेड अराउंड द वर्ल्ड, पता नहीं न जाने कितने ग्राउंड वर्ल्ड के, शायद ही कोई ग्राउंड होगा जिस पे सचिन नहीं खेला होगा। तो डॉन ब्रैडमैन, फिर वही बात, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ब्रैडमैन से, मतलब ब्रैडमैन अच्छा बैट्समैन था, वर्ल्ड का बेस्ट बैट्समैन है। उसकी एवरेज देख लीजिए आप, 52 टेस्ट मैचों में 29 सेंचुरियाँ लगाना कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। बट फिर 2-3 ही ग्राउंड से इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के जिन पे वो खेला करते थे, और वही सेम बॉलर हुआ करते थे, क्योंकि उस ज़माने में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ही मेन जो टीमें थी जो खेला करती थी, है ना। तो बॉलर फेमिलियर, पिचेस फेमिलियर, ये भी एक बेनिफिट होता है। सचिन के टाइम में सचिन ने पूरी दुनिया में हर जगह खेला, अलग अलग तरह के बॉलर्स को फेस किया। फिर भी मैं वही बात कहूँगा, कंपेयर नहीं कर सकते डॉन ब्रैडमैन को या किसी भी अलग इरा के बैट्समैन को। तो डॉन ब्रैडमैन जो क्रिकेट के भीष्म पितामह हैं, उन्होंने कहा सचिन ही एक प्लेयर है ऐसा, एक बैट्समैन मुझे अभी तक जो मुझे लगता है मेरे जैसा है, खेलने के स्टाइल में भी, हर चीज़ में। तो ये बहुत बड़ी बात है, ब्रैडमैन के मुंह से खुद ये सचिन की प्रशंसा आना बहुत बड़ी बात है। ये कंक्लूजन अगर मैं अपना दूं तो सचिन ऑल टाइम ग्रेटेस्ट बैट्समैन है अभी तक के जो हुए हैं। उनमें ब्रायन लारा बहुत क्लोज है उनके, मेरे अपने विचार से। तो मैं किसी को ऑफेंड नहीं कर रहा हूँ, सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं। मेरे ये है, सचिन ग्रेटेस्ट बैट्समैन एवर इन द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट, मेनली टेस्ट क्रिकेट। ब्रायन लारा इज सेकंड बेस्ट परहैप्स मेरी नज़र में, बहुत क्लोज है सचिन के, वो भी क्लोज सेकंड कह सकते हैं आप। तो ये मेरा कंक्लूजन है। आप एग्री कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, या जो भी आप कमेंट में बताइए, कमेंट जरूर कीजिएगा। विराट कोहली को आप देख लीजिए, सेंचुरी पूरा करने के तुरंत बाद उन्होंने वेव किया अपनी वाइफ को, पब्लिक को विश किया, लेकिन उन्होंने सचिन जहाँ बैठे थे उस तरफ को सचिन के लिए बो डाउन किया, झुक के उन्होंने। तो विराट कोहली खुद सचिन के फ़ैन है, वो अपने हीरो से आगे जरूर निकल गए वनडे क्रिकेट में, बट ही नोज़ डीप डाउन इन हिज हार्ट, वो जानते हैं कि सचिन सचिन है। ये सब कहने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि विराट कोहली इन एनी वे मैं उसको कुछ लेस करके दिखा रहा हूँ या कुछ कम करके हाँ कर रहा हूँ, नहीं, बहुत ग्रेट है, ज़बरदस्त प्लेयर है, इंडिया के लिए होना भी चाहिए, ऐसे प्लेयर और आने चाहिए। लेकिन ये सब सचिन को देख के ये लोग आ गए हैं, जैसे किसी ज़माने में गावस्कर को देख के सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, इस तरह की बैटिंग हमें मिली, ऐसे बैट्समैन सामने आए। ये हीरो जो बनते हैं उनका यही बेनिफिट होता है कि नई जनरेशन में उनको देख के वही ललक पैदा होती है कि हमें भी इन्हीं की तरह परफॉर्म करना है। तो गावस्कर को देख के, उनसे प्रेरणा पाके हमारे सचिन द्रविड़ आई, फिर सचिन को देख के सहवाग, कोहली, रोहित और भी बहुत से बैट्समैन आए। यही प्रोसेस है। कोहली के फैंस को मैं नाराज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद कोहली का फ़ैन हूँ, क्यों नहीं होऊंगा, रोहित का भी हूँ,
क्या बैटिंग है। रोहित के रोल को आप अंडरमाइन नहीं कर सकते हैं। वो स्टार्ट से जो बॉलिंग, किसी भी बॉलिंग अटैक को, जितनी भी टीम के साथ रोहित अभी तक खेले हैं वर्ल्ड कप मैचेस में, ये नया उनका एक टेक्निक, नया उनका गेम प्लान है। उन्होंने हर बॉलिंग अटैक को स्टार्ट में ही डेसिमेट कर दिया, यानी इस तरह का अटैक वो करते हैं स्टार्ट से ही रोहित इस तरह का अटैक करते हैं बॉलर्स पे और सारी टीम्स के खिलाफ, कि बॉलर्स अंडर प्रेशर आके डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं, जिसका बेनिफिट पूरी टीम को मिलता है बाद में आने वाले बैट्समैन को, और जिसपे एक बेस जो बना के वो चलते हैं उसके ऊपर टीम पूरा अपना, आप देख ही रहे कर सकते हैं। एक्चुअली तो ये पूरी टीम ही एक बंच, एक ग्रुप के तौर पे खेल रही है, और यही वजह है कि अभी तक 10 मैच लगातार जीत लिए हैं। 11वां सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर 11वां नहीं जीता तो सारी मेहनत ये 10 मैचेस की बेकार हो जाएगी। तो 11वां मैच जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है। कीपिंग फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर द संडे मैच फिनाले, वर्ल्ड कप फाइनल मैच। मैं भी, आप भी, हम सब इंतज़ार में हैं कि भारत तीसरी बार विश्व कप चैंपियन बनेगा यार, बिल्कुल बनेगा 100%। उस ज़माने से क्रिकेट फॉलो कर रहा हूँ जब सुनील गावस्कर खेला करते थे। कपिल देव ने वर्ल्ड कप एक्चुअली जब जिताया था, वो मैचेस तो टीवी पे आए भी नहीं थे। शायद सेमीफाइनल, मुझे जहाँ तक याद है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे ये याद आ रहा है कि सेमीफाइनल और फाइनल का दूरदर्शन ने डिसाइड किया था। जब इंडिया आ गई थी सेमीफाइनल में, दूरदर्शन ने डिसाइड किया था कि इनका लाइव टेलीकास्ट होगा। उससे पहले के मैचेस की सिर्फ कमेंट्री वगैरह आती थी या हाईलाइट्स दिखाया करते थे, वही हमने देखी है। तो वर्ल्ड कप जीतने के बाद जो कपिल देव ने हमें वर्ल्ड कप जिताया इंडिया को 83 में, उसके बाद ये क्रिकेट का एफोरिया पूरे भारत में जिस तरह का क्रेज़ जो है, ये तभी से हुआ। मैं खुद उसके बाद से फिर फॉलो गया। सुनील गावस्कर ने फिर रिकॉर्ड तोड़ा जॉन ब्रैडमैन का 29 शतक का, जो सोच भी नहीं सकता था उस ज़माने में कोई। हम तो सरकारी स्कूलों में पढ़ा करते थे, इंग्लिश आती नहीं थी, तो इतना क्रेज़, इतना दीवानापन हो गया था सुनील गावस्कर की तरफ कि जानने की इच्छा थी वो क्या लिखते हैं, क्या उनकी सोच है। सिर्फ ये जानने के लिए कितनी मेहनत की, किसी तरह इंग्लिश को थोड़ा सी, हम सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे, इंग्लिश का तो इतना नॉलेज था नहीं, सिर्फ सुनील गावस्कर की किताबें पढ़ने के लिए, क्योंकि वो इंग्लिश में थी। पहले उन्होंने वेस्ट इंडियन टूर पे जो डिबेट की थी, पहली सीरीज ही जो 71 में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ हुई थी गावस्कर की, तो हम लोग तो उस टाइम छोटे क्या, मैं 68 में पैदा हुआ, तो मैं तो 3 साल गए हुआ, तो हमें तो पता नहीं, हमें तो बाद में पता चला कि डिबेट में 775 ऐसे कुछ रन बनाए थे उन फास्ट बॉलर्स के खिलाफ सुनील गावस्कर ने, और वहाँ से लौट के पहली सीरीज से लौट के किताब लिखी थी। कौन प्लेयर होगा जो क्रिकेट में आएगा और पहली सीरीज खेलने के बाद ही अपनी बुक लिख देगा। तो गावस्कर ने सनी डेज लिखी थी, बाद में 3 किताबें और लिखी, वनडे वंडर्स एक थी, रन्स इन रूइंस एक थी, आइडल्स, जिसमें उन्होंने अपने सारे आइडल्स के बारे में लिखा है। तो ये चारों किताबें पढ़ने के लिए मैंने बड़ी मेहनत की, किसी तरह इंग्लिश सीखी। तो गावस्कर जिम्मेदार है जो थोड़ी बहुत इंग्लिश में आज समझता हूँ, जानता हूँ, पढ़ लेता हूँ, लिख लेता हूँ। सर सुनील गावस्कर साहब, आप जिम्मेवार हैं मुझे इंग्लिश सिखाने के लिए। क्या नॉलेज है उनका, पढ़िए आप भी, सनी डेज पढ़िए, आइडल्स पढ़िए, वनडे वंडर्स पढ़िए, फिर एक थी रन्स इन रूइंस। तो ये 4 किताबें थी, शायद बाद में एक और लिखी होगी, मुझे वो मैंने पढ़ी भी नहीं है। भाई यही सब आपसे बातें करना चाह रहा था आज के व्लॉग में। रैंडम व्लॉग है, कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं लिया था ऐसा सोच के कि ये बोलूँगा, सिर्फ कल का जो सेमीफाइनल हुआ उसके बारे में बात करूँगा, ऐसा कुछ मेरे माइंड में सेट नहीं था। जस्ट आप लोगों से बात करनी थी, वो कर ली, पहली बार शायद किया ये, नहीं तो हम सीधा ट्रैवल पे जाते हैं। हाँ, ट्रैवल के बारे में आपको बताना चाहता हूँ अपनी फीलिंग्स। एक्चुअली तो मुझे लगता है जब मैं पहाड़ पे होता हूँ या ट्रैवलिंग कर रहा होता हूँ, उस दौरान ही मुझे लगता है कि मैं भी एक इंसान हूँ। सिर्फ उस टाइम मुझे लगता है कि मैं भी एक इंसान हूँ। हिल्स की तरफ जाने का एक क्रेज़, वो एक अलग ही फीलिंग है। और जब वहाँ से वापस आ जाते हैं, फिर दोबारा एक मशीनी ज़िंदगी स्टार्ट हो जाती है। ड्यूटी आओ जाओ, ये करो वो करो, लगता है फिर कि हम एक मशीन है। खैर, मैं ये नहीं कहता कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के बस ट्रैवलिंग करो, हिल्स पे चले जाओ, रिवर्स बीचेस पे चले जाओ, डेजर्ट, राजस्थान के डेजर्ट में घूमने लग जाओ, घूमो। मैं ये कह रहा हूँ, मेरा ये कहना है कि हमें जिम्मेवारी से भागना तो है नहीं, जिम्मेवारी भी निभानी है, लेकिन साथ साथ हमारी खुद की लाइफ, हमारा खुद की फीलिंग्स,
हमारा खुद का ये ज़िंदगी, ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना। तो एक बैलेंस रखो, वो भी काम करो समय निकाल के अपनी ये जो भी, ये नहीं है कि आपको ट्रैवलिंग का शौक नहीं है तो आप ट्रैवलिंग करो, जो भी आपको शौक हो, जो भी आपकी इच्छाएं हो, जो करने की आपकी ख्वाहिश हो, यार वो काम ज़रूर करो। यार अपनी इच्छाएं पूरी कर लो, जो भी कुछ करने का मन करता है, जो आपकी हॉबीज़ हैं, जो आपकी इच्छा है कि मैं ये काम करूँ, ये चीज़, वो आप कर लो। जहाँ चाहा वहाँ रहा। ट्रैवलिंग में पैसा लगता है, हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है, लेकिन हम फिर भी कहते हैं ना, जहाँ चाहा है वहाँ पे रहा है। आदमी की अगर इच्छा है कुछ करने की, वो कर लेता है उसको। सिर्फ इच्छाओं में दम होना चाहिए। क्रेज़ जो है वो किस लेवल का है, इस पर डिपेंड करता है आप वो कर पाओगे कि नहीं। बस यही है। वो भी इंसान नहीं है जो अपनी जिम्मेदारी से भागे। मेन बात यह है कि जिम्मेदारियाँ निभाते निभाते अपनी ज़िंदगी को भी, ऐसा नहीं है कि अपनी ज़िंदगी को मार दो, अपनी फीलिंग्स को मार दो, अपनी क्रेविंग्स जो है, अपनी इच्छाएं जो है, अपनी डिज़ायर जो है, उसको भी मारना ठीक नहीं है। वो भी पूरी करो। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी तो आगे का किसी को नहीं पता भाई, कुछ नहीं पता आगे क्या है, पुनर्जन्म है नहीं है, कहाँ जाएंगे, आज तक किसी ने बताया ही नहीं आके। व्लॉग्स में तो हम लोग बस दिखाते रहते हैं ये सब, जहाँ गए वहाँ के बारे में बात कर ली, हिस्टोरिकल बातें कर ली, वहाँ के फैक्ट्स बता दिए, ये सब होता ना। लेकिन आपसे 1 to 1 बात करनी थी, कोई कनेक्ट हमारा हो नहीं पाया था इतने दिनों से भी। एक्चुअली मैं बहुत बिज़ी भी हूँ, क्योंकि जॉब भी ज़रूरी है। यूट्यूब तो मुझे इतना पैसा देता नहीं, इतना क्या, कुछ भी नहीं देता अभी तो, है ना। और इतने सब्सक्राइबर मेरे बन गए हैं यार पिछले दिनों में, बट व्यूज़ नहीं आते हैं। मैं मानता हूँ मेरा मिक्स्ड कंटेंट है, टेक्निकल भी आ जाता है, ट्रैवल का भी आ जाता है, इस तरह के व्लॉग्स भी आ जाते हैं, सब तरह की बातें। तो मैं ये कहता हूँ, बहुत से लोग कहते हैं बड़े बड़े यूट्यूबर्स कि आप अपना निश पकड़ो, एक निच, यानी एक सब्जेक्ट अपना बना लो कि उसी के ऊपर वीडियो बनाना है। दिमाग नहीं मानता इस बात को। जब ज़िंदगी में सब कुछ मिक्स है, अलग अलग टाइम पे हम, कभी क्रिकेट है, कभी वर्ल्ड कप है, कभी बिग बॉस है, और भी लाइफ की बहुत सी चीज़ें हैं, तो हम फिर एक पर्टिकुलर निश क्यों पकड़ें। खैर, मैं ये नहीं कहता कि आप सब कुछ छोड़ रहते हैं, ये सब जहाँ गए वहाँ के बारे में बात कर ली, हिस्टोरिकल बातें कर ली, वहाँ के फैक्ट्स बता दिए, ये सब होता ना। लेकिन आपसे 1 to 1 बात करनी थी, कोई कनेक्ट हमारा हो नहीं पाया था इतने दिनों से भी। एक्चुअली मैं बहुत बिज़ी भी हूँ, क्योंकि जॉब भी ज़रूरी है। यूट्यूब तो मुझे इतना पैसा देता नहीं, इतना क्या, कुछ भी नहीं देता अभी तो, है ना। और इतने सब्सक्राइबर मेरे बन गए हैं यार पिछले दिनों में, बट व्यूज़ नहीं आते हैं। मैं मानता हूँ मेरा मिक्स्ड कंटेंट है, टेक्निकल भी आ जाता है, ट्रैवल का भी आ जाता है, इस तरह के व्लॉग्स भी आ जाते हैं, सब तरह की बातें। तो मैं ये कहता हूँ, बहुत से लोग कहते हैं बड़े बड़े यूट्यूबर्स कि आप अपना निश पकड़ो, एक निच, यानी एक सब्जेक्ट अपना बना लो कि उसी के ऊपर वीडियो बनाना है। दिमाग नहीं मानता इस बात को। जब ज़िंदगी में सब कुछ मिक्स है, अलग अलग टाइम पे हम, कभी क्रिकेट है, कभी वर्ल्ड कप है, कभी बिग बॉस है, और भी लाइफ की बहुत सी चीज़ें हैं, तो हम फिर एक पर्टिकुलर निश क्यों पकड़ें। जैसे ज़िंदगी की तरह है मेरा चैनल, उसमें सब कुछ है, सब कुछ मैं डालूंगा। मेरा चैनल, उसमें सब कुछ है, सब कुछ मैं डालूंगा भी, जो मेरे मन में आएगा, जो मुझे अच्छा लगता है। करंट टॉपिक होगा, पॉलिटिकल सिनेरियो होगा, क्रिकेट होगा, बिग बॉस होगा, जो मुझे अच्छा लगेगा वो मैं डालूंगा। उस तरह की ऑडियंस आप आ जाओ, और अच्छा लगता था अप्रिशिएट करो। तो बस यही कहना चाहता था आपसे। लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पे जो लोग नए हैं वो लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए, तो कमेंट में बताइएगा आपके क्या विचार हैं, ठीक है ना। और जल्द मिलते हैं। अभी गढ़वाल सीरीज़ के धारी देवी का वीडियो आने वाला है आजकल में, वो भी आप देख लीजिएगा। धारी देवी मैं 9वीं के दिन गया था, बहुत अच्छा लगा था वहाँ जाके, बड़ी आत्मा अंदर से तसल्ली, अंदर से सुकून मिला था वहाँ जाके। गंगा जी के आसपास जाके तो वैसे मुझे वैसे ही सुकून मिल जाता है। पता नहीं क्या एक अट्रैक्शन है, एक चुंबक है गंगा जी। शायद यही बात होगी कि हम सबका अंत वहीं होगा, अंत में तो फूल वहीं जाएंगे, है ना, अस्थियाँ भी वहीं जाती हैं। ये क्या एक अट्रैक्शन है गंगा जी में। मैं उस एरिया में जब था, ऋषिकेश से आगे निकल गया था, वो गंगा जी का ही पूरा बेसिन है, एरिया है उनका, क्योंकि बहुत आगे तक गंगोत्री से लेके ऋषिकेश तक, हरिद्वार, फिर ये गंगा जी का ही एरिया हुआ ना। तो वहाँ एक खुशबू आती है गंगा के पानी की। गंगोत्री से गंगा सागर तक की एक यात्रा करनी है, गंगा सागर तक की एक यात्रा करनी है। गंगोत्री जहाँ से निकली है और जहाँ ख़त्म हो रही है बंगाल में गंगा सागर, ये एक यात्रा है, एक ख्वाहिश कि गंगा के सफ़र में हम भी
उस तरह की यात्रा हम भी करेंगे कभी। बहुत लंबी बातचीत हो गई है। मैं यही कहना चाहूँगा, जो इतने सब्सक्राइबर बन गए हैं यार, 10,000 के करीब होने वाले हैं, उसको पूरा कर दो। शायद 50 कम है, वो कर दीजिए। और मुझे पता है अलग अलग तरह के ऑडियंस इसमें जुड़ गए, सब तरह के, लेकिन यार व्यूज़ नहीं आते हैं, है ना। अब वो क्यों नहीं आ रहे मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। शायद कनेक्ट नहीं है इतना, है ना। चलिए, बात बहुत लंबी होगी, फिर मिलते हैं आपसे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ।